नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करने वाले हैं बिहार के और बिहार में खासकर आज के डेट में सबसे बड़ा हॉट सीट जो बन गया पूर्णिया, उस पूर्णिया के बारे में लगातार चर्चाएं चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्णिया में 26 तारीख को मतदान होंगे और कहीं न कहीं ये ऐसी सीट बन गई है कि इसकी चर्चा बिहार में सबसे ज़्यादा इस वक्त हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस पूर्णिया में, इसकी बात के लिए आप देखिए कि जब बीमा भारती ने वहाँ अपना पर्चा भरा आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पे, उसमें तेजस्वी यादव मौजूद रहे, लेकिन उनके और भी जो प्रत्याशी थे, किसी और के नॉमिनेशन में आपने तेजस्वी यादव को उनके साथ देखा? पूरे बिहार में कहीं नहीं देखा होगा। दूसरी बात, वो लगातार पूर्णिया में सभाएं कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों का कार्यक्रम बनाकर वो पूर्णिया में ही डेरा डाले हुए हैं और लगातार बीमा भारती के लिए वोट मांग रहे हैं। और सबसे जो चर्चा का विषय बना वो कल का उनका बयान, जिसमें उन्होंने वहाँ की जनता से स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर यहाँ लड़ाई जो है वो इंडिया और एनडीए के बीच में है, इसलिए आप इधर उधर मत जाइए। अगर आपको हमारा प्रत्याशी पसंद नहीं है तब भाजपा को वोट दे दीजिए, लेकिन इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप शुरुआत से देखें, जब से ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किया, उससे पहले वो लालू यादव और तेजस्वी से मुलाकात करते हैं। उस समय सारा कुछ ठीक था। हमने पहले भी बताया था कि लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय राजद के साथ करें, जिसके लिए पप्पू यादव तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। और पहले से जिस प्रकार से वो तैयारी कर रहे थे, ये तय माना जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से टिकट देगी। लेकिन टिकट बंटवारे में जिस प्रकार से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने खेल किया है कांग्रेस के साथ भी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिना कोई बातचीत के अपने कैंडिडेट का अनाउंस करना, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस मजबूत थी वो सारी सीटें अपने पास रख लेना, बाहर से इंपोर्ट करके रातों रात टिकट दे देना। क्या राजद के पास आज के डेट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजद के पास कोई कैंडिडेट अपना नहीं है? इसके चलते उन्हें बाहरी खिलाड़ी को इंपोर्ट करके लाना पड़ रहा है और रातों रात उन्हें टिकट भी दिया गया। ऐसे कई सारे नेता हैं। आप बीमा भारती को देख लीजिए, तुरंत सदस्यता दिलाया गया और उन्हें पूर्णिया से टिकट दिया गया। अभय कुशवाहा को देख लीजिए औरंगाबाद में,
नवादा में आप देख लीजिए, ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर रातों रात आरजेडी में लोग शामिल हुए और दूसरे ही दिन उन्हें सबसे पहले टिकट दे दिया गया, सिंबल दे दिया गया कि आप जाकर के वहाँ से चुनाव लड़िए। अब आप ही बताइए, जो नेता अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी पहले से करता है, जिन्हें उम्मीद रहती है कि इस बार टिकट मुझे यहाँ से मिलेगा, और अंतिम समय में उनका अगर नाम ही नहीं चलता, तो ये क्या संकेत है? क्या लगता है कि वाकई में तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ साठगांठ कर लिए हैं क्या? उनके हाव भाव, उनके जो कैंडिडेट का चयन है, ये तो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी को जिताने के लिए या तो हल्के कैंडिडेट एक तो उतार रहे हैं, दूसरे जिस सीट पे जो मजबूत हैं उन्हें टिकट से वंचित कर दिया जा रहा है। कांग्रेस की जहां भी संभावनाएं थी, उस सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया। ये क्या दर्शाता है? पूर्णिया में 4 दिन का डेरा डालना, और ये बयान आने के बाद तो चर्चाएं और भी बढ़ गई कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव चुनाव लड़ भी रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। देखने से, उनके बयानों से तो यही प्रतीत हो रहा है। अब सोचिए कि जब वहाँ पे सर्वे एजेंसी द्वारा जब सर्वे हुए और पप्पू यादव धीरे धीरे एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में वहाँ जब उभर गए और लगने लगा, माहौल उनके पक्ष में बन गया, तो बाकी लोग, जो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी आज कहने लगे कि नहीं नहीं, तेजस्वी यादव तो कोई वहाँ रेस में नहीं है, वहाँ तो पप्पू यादव जीतेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या ये राजद और तेजस्वी यादव के लिए कहीं न कहीं पूर्णिया सीट उनकी नाक की लड़ाई हो गई है, इसलिए वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप, हमारा कैंडिडेट पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भाजपा को वोट दे दीजिए। जो संतोष कुशवाहा दूर दूर तक रेस में नहीं थे, आज ऐसा लग रहा है कि उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक आज के डेट में कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। देखिए, सिर्फ वो अपने सीटों पर खेल नहीं कर रहे, वो कांग्रेस के साथ भी खेल कर रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी से पूर्णिया में एक सभा करने के लिए कही जा रही थी, राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया। तेजस्वी यादव ने क्या किया? भागलपुर की रैली में, जो रैली वहां पे हुई, ये पूर्णिया के कैंडिडेट को उठाकर बीमा भारती को भागलपुर लेके चले गए। भागलपुर और पूर्णिया का क्या समावेश है, ये आप समझ सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो ये दिखाता है कि तेजस्वी यादव के लिए ये सीट ईगो का विषय बन गया है। वो किसी भी प्रकार से ये सीट पप्पू यादव को जीतने नहीं देना चाहते, और इसीलिए वो 3 दिन लगातार पूर्णिया में रुके
ये क्या दिखाता है? क्या उनकी बहन जो चुनाव लड़ रही हैं उस सीट पे उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी? जहाँ पे उनके बागी हो गए नेता लोग हैं, उन सीट पे जाकर समझाने की ज़रूरत नहीं थी, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी कई सीटें हैं जिनके बारे में पहले भी हमने लगातार चर्चा की हो, चाहे नवादा की बात थी, झंझारपुर में आप देख लीजिए, गुलाब यादव बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। नवादा में आपने देखा कि किस प्रकार से अवॉइड किया गया तो निर्दलीय चुनाव में उतर गए। ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर उन्हें सॉल्व करके अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत थी। उन सीटों पर वो कोई प्रयास नहीं कर रहे। अब सारण की सीट देख लीजिए, जहां से रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया, वो कहती फिर रही हैं कि हम यहीं रहम, चुनाव जीतेंगे तो हम यहीं रहेंगे। आप सभी को पता है कि उनकी जो फैमिली है वो सिंगापुर से आई हैं, तो क्या सिंगापुर छोड़ करके सारण में घर बना रही हैं क्या रोहिणी आचार्य अगर जीत जाएंगी तो? ये संभव किसी भी एंगल से आपको लगता है? तो चुनाव का मतलब कुछ भी बोलना जिससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में बड़ा विषय बन जाता है। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव आज कांग्रेस के साथ में खेल किए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब 2025 में बिहार के विधानसभा का चुनाव हो तो तेजस्वी यादव के साथ ही खेला ना हो जाए, और वो खेल कांग्रेस कर सकती है। कहता है ना कि राजद पार्टी अकेले लड़तो बड़ा गाना बजता है। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस उनके साथ न कर दे कि पूरी सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतार दे। उस समय एक वर्ग जो राजद को वोट करता है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी हिस्सेदारी होती है, और अगर ऐसी स्थिति होती है तो निश्चित तौर पर राजद का ही वोट कांग्रेस भी काटेगी। ये चुनाव तेजस्वी यादव का चुनाव तो था ही नहीं, ये कांग्रेस वर्सेस भाजपा की लड़ाई थी। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या किया? ऐसे ऐसे कैंडिडेट जहां से कांग्रेस जीत सकती थी, चुनाव लड़ने का, विधायक बनाने का, कैंडिडेट चुनने की प्रक्रिया क्या होती है? उस जगह का सर्वे होता है, कौन कितना पॉपुलर है, किसके खिलाफ कोई तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कौन वहाँ से मजबूत दावेदार है। इन सारी चीज़ों को मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो किसमें विनेबिलिटी ज़्यादा है उसे टिकट दिया जाता है। और जिस प्रकार से राजद ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, आपको लगता है कि इसमें कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीतने की क्षमता रखते हैं? इस बार बिहार में लड़ाई बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव के फैसले ने इस चुनाव को बिहार में एक तरफा बना दिया। कई सारी ऐसी सीटें हैं, जहानाबाद में आपको पता है कि पिछले वर्ष 1750 का मार्जिन था, औरंगाबाद की सीट
निखिल कुमार चाहते थे कांग्रेस के लिए, वो सीट नहीं मिली। अब इस प्रकार की जो सीटें हैं, झंझारपुर की बात कर लीजिए, नवादा की बात कर लीजिए, अररिया में आप देख लीजिए दो भाइयों की फाइटिंग है, कटिहार देख लीजिए, किशनगंज देख लीजिए, ये सारी सीटें जो है अगर सही से बातचीत करके अगर कैंडिडेट उतारे जाते तो ये सीटें पे राजद मजबूत स्थिति में होती, उनका गठबंधन मजबूत स्थिति में होता। लेकिन जिस प्रकार से आनन फानन में ज़्यादा सीटें लेकर कैंडिडेट को उतारा गया, ये क्या दर्शाता है? इसे देखकर ऐसा लगता है कि हम तो जीतेंगे नहीं, अपने जो सहयोगी हैं उनकी भी जीतने की संभावनाएं जितना कम से कम कर सकते हैं वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले चरण के चुनाव के बाद लगातार चर्चा चल रही है, वोटिंग परसेंटेज कम होने से एनडीए हार रहा है, भाजपा हार रहा है, सारा सीट हम जीत रहे हैं। वो तो समय बताएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन जिस प्रकार से नौकरी की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, वो तो भाजपा भी करती है। आप बिहार में नौकरी देने की बात करते हैं, भाजपा केंद्र में देने की बात करती है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग बयान उन्होंने दिया परिवारवाद को लेकर। बच्चे पैदा करने की बात एक प्रधानमंत्री जी ने बोली थी, नीतीश कुमार ने भी बोला था। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने के समय में ये कहा कि नीतीश कुमार तो ऐसा नहीं है, उनको कोई बुलवा रहा है इसीलिए वो बोल रहे हैं। और कंपैरिजन किससे करते हैं? उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी को ले आते हैं, सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ले आते हैं। तो इसका मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो सिर्फ बच्चे पैदा करेंगे क्या? उनका कहने का क्या तात्पर्य बनता है? आज के समय में इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही जरूरी है और ये हर हाल में होना चाहिए। आज तेजस्वी यादव जिनकी एक पुत्री है, क्या कभी वो ऐसा सोच सकते हैं कि उनके ज़्यादा बच्चे हों? या आज के समय में जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा सोचता है क्या? तो ऐसे व्यक्ति से, देश के ऐसे महापुरुषों से तुलना करना ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। आप जिस प्रकार से यहाँ की स्थिति बन गई है, देखकर समझ में यही आ रहा है कि तेजस्वी यादव चुनाव न लड़कर वो इनडायरेक्ट रूप से भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं। हालांकि ये सभी जानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार से वो परेशान दिख रहे हैं, उससे तो यही दिखता है। लोग ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली का सीएम जेल में है, झारखंड का जो सीएम था वो जेल में है, जहां भाजपा तेजस्वी यादव को जेल में डालने की बात करती थी, लेकिन आज तेजस्वी यादव की कहीं कोई चर्चा ही नहीं है इस चुनाव में। वो भी लालू यादव पर अटैक करती है, परिवारवाद पर अटैक करती है। तो ये क्या संकेत है? तो ये आज के संदर्भ में बड़ा टिपिकल हो गया है। पूर्णिया आज बिहार में सबसे ज़्यादा
आकर्षण का केंद्र बन गया है। 26 को वहाँ मतदान है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, क्या नई चीज़ें अपडेट आती है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप अपनी राय बताएं, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।